राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने दिवाली है वो बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। लेकिन खुद से एक वादा करना कि ये जो दिवाली है ये मेरे जीवन की अंतिम दिवाली होगी, वो भी बेरोजगारी के रूप में। दिवालियां तो बहुत आएंगी हमारे जीवन में, सारी दिवालियां इससे बेहतरीन होगी और ज्यादा खुशहाल होंगी, लेकिन उसमें हमारे पास सरकारी नौकरी होगी। हम अपने मन से, अपने परिवार के साथ बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से जो चीज करना चाहते हैं, जो इस बार कमी रह गई है, कसर रह गई है, उसको पूरा करेंगे अगली दिवाली तक। लेकिन बोलने से नहीं होगा, उसके लिए प्रण लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और कंटिन्यू आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आप अगली दिवाली को, जो आपके ऊपर बेरोजगारी वाला ठप्पा लगा हुआ है, इस ठप्पे को मिटा सकते हो, हटा सकते हो और खुद को सरकारी नौकरी दिला सकते हो। लेकिन कंटिन्यू उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ने का मन नहीं करेगा, एग्जाम डेट नहीं होगी, ऑनलाइन फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसके पास अगले साल अगली दिवाली पर सरकारी नौकरी होगी। लेकिन जो ये सोचेगा कि जब फॉर्म भरे जाएंगे तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, अभी पढ़ने का मन नहीं है, कल पढ़ लूंगा, आगे पढ़ लूंगा, एक सप्ताह बाद पढ़ लूंगा, अभी तो शादियों का टाइम चलने वाला है, उसमें शादियां एंजॉय कर लेता हूं, बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं, तो फिर अगले साल भी जो दिवाली आएगी ना, वो बेरोजगारी वाली ही दिवाली होगी। और हो सकता है इस बार जो चीजें मिली दिवाली को, अगली दिवाली को वो भी ना मिले। आपका प्यार है वो छोड़ के जा चुका हो, आपको दिवाली मनाने का मन ही नहीं करेगा। आपका दोस्त जिसकी जॉब लग गई वो आपको बोलना बंद कर चुका होगा, वो आपकी सगाई में आपको बुलाना बंद कर चुका होगा, ठीक है, नहीं करेगा आपको इनवाइट आपका दोस्त सगाई में। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर आपने खुद की कोई वैल्यू नहीं बनाई है, और ये कड़वी बातें मैं बता रहा हूं ताकि आप मोटिवेट हो, ठीक है, और आपको मोटिवेट करना और आपको सफल बनाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है इस दिवाली पर कि अगली दिवाली तक जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन करवाना है। और जी तोड़ मेहनत, शानदार क्वेश्चंस अब आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो आने वाले समय में हमारी जो क्लासेज होंगी, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, 100% मेरी इस बात को नोट कर लेना, मैं आज आपके सामने लिख रहा हूं। जो स्टूडेंट हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत करेगा वो इस बार, क्योंकि एचएसएससी की तैयारी करवा रहे हैं ना, इस बार एचएसएससी में 100% सिलेक्शन लेगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप उतना पढ़ लेते हो, सिर्फ उतना ही पढ़ लेते हो, उतना समझ लेते हो, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, काफी मोटिवेशन हो गया है, उम्मीद करता हूं सभी के अंदर एनर्जी जरूर आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आज हम एचएसएससी ग्रुप डी का साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट लेने वाले हैं। अब देखो, काफी दिन आपने रेस्ट कर लिया है ना, ठीक है, काफी दिन एंजॉय कर लिया है, तो आज वाले टेस्ट में 30 क्वेश्चंस में बिल्कुल आसान जो एचएसएससी में पूछे गए हैं वो लेके आया हूं, और आप सभी को इसमें कम से कम 25 प्लस स्कोर करना है। 25 से नीचे जिसने भी स्कोर किया, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और फिर कल से है जो नेक्स्ट है हमारा, जो टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा था, टॉपिक वाइज वो आपके लिए शुरू हो जाएगा, और क्लास में याद करवाने का जो हमारा सिलसिला है वो चलता रहेगा, ठीक है। कमेंट में सभी को बताना है कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहता है, तो 25 से नीचे वाले कमेंट मत करना, ठीक है, कर देना, लेकिन फिर खुद को बोलना इस बात को कि मेरे को अभी और बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, मुझे है ना अभी और बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, अगर अगली दिवाली पर मेरे पास एचएसएससी में नौकरी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, और बहुत बार मैंने करवाया है, बहुत बार टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला है, तो सारे के सारे स्टूडेंट है वो इसका आंसर करेंगे, सभी के सभी है इसका आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा कि बल का एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या होगा। फोर्स का आपको बताना है, फोर्स को किस में मापते हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन में। फोर्स को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है, बहुत बार करवा चुका हूं आपको।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ये क्वेश्चंस मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर डाला था, सारी लिस्ट डाली थी कि इनको याद कर लेना, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में, उसको क्या है, विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ये अपने को बताना है। बताइए भाई, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तो यो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर एक अपडेट एसएससी की वहां पर मिलती है, जो जरूरी है, बेवजह वाली नहीं मिलती, जो जरूरी है वो आपको वहां पर मिल जाता है। तो ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, हर कोई स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, हर किसी को इसका आंसर आना चाहिए भाई, कि प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। तो प्रकाश का उसके घटक रंगों में जो विभाजन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं कि वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग की परिवर्तन की दर, बताओ वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताओ। जो आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा भाई आपका त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, त्वरण उसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काउंट करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 5वां है। ये जो नए स्टूडेंट आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा सर सिर्फ आंसर देख के बता रहे हैं। भाई ये टेस्ट चल रहा है, जो स्टूडेंट हमसे कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं ना, उनका टेस्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस देखनी है तो पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई, आप उनको देख सकते हो, या आगे जो क्लासेस आएंगी उनको देख के जज करना, इसको देख के जज नहीं करना है। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये अपने को बताना है। बताइए भाई, मायोपिया के लिए सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूसरे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। और इसका जो क्या है, इसका इलाज करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होगा, जो ट्रिक बताई थी उसका इस्तेमाल करो। कि भाई निकट दृष्टि दोष है तो दूर वाला यानी बड़े वाला अवतल, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगर यहां पर दूर दृष्टि दोष होता, दूर दृष्टि, ठीक है, अगर कौन सा होता भाई, दूर दृष्टि वाला होता, तो दूर के लिए नजदीक छोटे वाला उत्तल लेंस का प्रयोग। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि के लिए। निकट मतलब छोटा, तो छोटे के लिए बड़े वाला जिसमें 4 अक्षर है। ठीक है, दूर मतलब बड़ा, तो उसके लिए छोटे वाला उत्तल। इस तरीके से याद कर लीजिए आप। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवर्ती की ध्वनि क्या कहलाती है। बताओ उस ध्वनि को क्या कहा जाता है जिसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। तो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जो बहुत तेज होती है 20,000 हर्ट्ज से। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से प्राश्रव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिंड किसी द्रव में तैरता है यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से। अब कोई भी चीज है, वो द्रव का मतलब एक समझ लो लिक्विड, यानी कि मान लो पानी है, उसके ऊपर कोई चीज तैर रही है, क्यों तैरेगी बताओ, क्योंकि जो उसका घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से कम होगा तभी तो तैरेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कम होना चाहिए, यानी कि उसका घनत्व है वो पानी के घनत्व से या द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर घनत्व से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। जैसे लकड़ी है वो पानी में तैरती है,
क्योंकि उसका घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। एक लोहे का सरिया है, कोई बुलेट है, कोई भी चीज है, वो पानी में डूब जाता है, लोहे का टुकड़ा कोई भी पानी में डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व है वो क्या होता है, पानी से ज्यादा होता है। सॉरी, कम वाला तैरेगा और ज्यादा वाला क्या होगा, डूब जाएगा। चलो, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार मैंने भी आपको करवाया है टेस्ट में। तो आंसर कीजिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है भाई? एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है विद्युत धारा को? एम्पियर में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। मैंने कितनी बार कितने प्यार से आपको ये समझाया था क्वेश्चंस कि जो वाहन चलते हैं उसके साइड वाला जो शीशा होता है उसकी बात हो रही है। अगर रियर व्यू की बात कर रहा है ना, इसका मतलब जो साइड वाला शीशा नहीं होता, अरे बाइक चलाते हो साइड वाला शीशा है ना, उसकी बात हो रही है, जो बाइक में, आपके ट्रक में, आपके कार में हर जगह लगा रहता है। तो बताओ उसमें कौन सा होता है? उसमें क्या होता है, हमें बड़े वस्तुओं को छोटा देखना होता है, छोटा और हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। इस ऐसे याद रख लो, उत्तल दर्पण के लिए क्या है कि छोटी चीज अगर हमें देखनी है तो उसके लिए उत्तल दर्पण, अगर हमें बड़ी चीज देखनी है तो उसके लिए अवतल दर्पण। ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। जहां पर अपने जिम वगैरह है ना, अवतल दर्पण कहां पर लगता है? जो अपने जिम वगैरह है वहां पर अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज मारने के बाद आप देखने लग जाते हो ना कि भाई डोले बने हैं या नहीं बने, तो वहां पर कौन सा होता है? अवतल। वो बड़ा दिखाता है कि हाँ भाई थोड़े से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए छोटी वस्तु को अगर बड़ा देखना है तो उसके लिए अवतल, और बड़ी वस्तु को अगर छोटा देखना है तो उसके लिए उत्तल हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत बार आपके एचएसएससी ने भी पूछा है और बहुत बार मैंने भी आपको करवाया है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तो वॉशिंग मशीन कौन से कार्य पर काम करती है, कौन से कार्य सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है भाई आपके अपकेंद्रण पर। किस पर? अपकेंद्रण पर। तो क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण पर वॉशिंग मशीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना जिनको याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। जो साल्ट आप खाते रहते हो उसमें क्या होता है? तो जो साल्ट हम खाते हैं उसमें कौन सा होता है बताइए? तो उसमें क्या होता है आपका NaCl हो जाएगा। NaCl, इसको क्या कहा जाता है आपका? सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है भाई? सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। ठीक है, अरे लिखा जा भाई, सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है NaCl। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब पीने के पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग होता है बताओ? जो पीने का पानी है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार आपने सुना होगा, इसका इस्तेमाल देखा भी होगा, क्योंकि गांव में है ना पहले इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। तो कौन सी गैस का उपयोग होता है भाई? क्लोरीन गैस का। कौन सी गैस हो जाएगी आपकी? क्लोरीन गैस हो जाएगी। ठीक है जी, कौन सी गैस का? क्लोरीन गैस का। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये सभी को पता है, मैंने बहुत बार आपको अम्लीय और क्षारीय का बताया है, और उसी समय मैंने उदासीन का भी आपको हमेशा बताया है। तो उदासीन का 7 होता है। उदासीन का क्या होता है? 7। 7 से कम वाले क्या हो जाएंगे? आपके अम्लीय हो जाएंगे। 7 से कम वाले क्या होंगे? अम्लीय होंगे, और 7 से ज्यादा वाले क्या होंगे भाई? आपके क्षारीय होंगे। ठीक है, यानी कि ये आपके एसिड हो जाएंगे और ये आपके बेस हो जाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। 7 वाला क्या होगा? 7 वाला क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, न्यूट्रल, इंग्लिश में इसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, 7 से कम वाले अम्लीय, 7 से ज्यादा वाले क्षारीय। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पिछले एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले एचएसएससी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो ये नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, 78% पाई जाती है, और 21% क्या होती है? दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन होती है।
ठीक है, 78% ये और 21% ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%। ये भी आपके एग्जाम्स में आता है। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? ऑक्सीजन। किसी तत्व का परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है क्योंकि? अब बताओ, किसी तत्व का जो परमाणु है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, कब होगा ये आपको बताना है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, या न्यूट्रॉन आवेशहीन होंगे, ये आपको बताना है। बताइए। तो आंसर सभी का आ गया होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बराबर कब होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा तभी। ठीक है जी, तो याद रख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको करवाया है, अभी कुछ दिन पहले ही, या बोल सकते हो साइंस का इससे पिछले वाला वीडियो में ही मैंने आपको करवाया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है, ये आपको बताना है, यानी नोबल गैस। कभी कभी उत्कृष्ट गैस ना लिख के डायरेक्ट हिंदी में ही आपको यहाँ पर नोबल गैस लिख देता है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो नोबल गैस कौन सी है? इनमें से हीलियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीलियम गैस है, नोबल गैस है। तो गिनते हुए चलना। उम्मीद करता हूं जो स्टूडेंट डेली पढ़ रहे थे उनके सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। क्योंकि थोड़ी दिन की रेस्ट आपने कर ली है ना, हमने कर ली है, तो उसको दोबारा से रूटीन में लाने के लिए। किसी ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठोस से सीधे वाष्प में, मैंने आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बताया था, तो उस समय भी आपको समझाया था। जैसे कोई चीज ठोस है तो ठोस से द्रव में जाती है और फिर गैस में बनती है, लेकिन इसमें बोला है कि सीधे ठोस से है वो वाष्प में चल गई। वाष्प का मतलब है गैस में बन गई है। ठोस से सीधे वाष्प यानी गैस बन गई है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताओ। और सभी स्टूडेंट एक कमेंट करके ये भी बताएंगे, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, हर किसी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा परिवर्तन होगा, ये भी आपको कमेंट करना है। ये भौतिक परिवर्तन है या आपका रासायनिक परिवर्तन है, हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की स्पेशल क्लास करवाई है, तो स्पेशल कमेंट करके बताओगे कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। अब ये बताओ आपको इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा भाई ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में कितने प्यार से याद करवाया था मैंने आपको कि भाई जो आपका लैक्टोमीटर होता है, दूध मापने वाला होता है, उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड अवस्था में होती है, ठीक है, चमकने वाली होती है, थोड़ी चांदी सिल्वर की जैसी आपको दिखाई देती है। तो कौन सी हो जाएगी? आपकी मरकरी हो जाएगी, पारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मरकरी पारा। इसको ऐसे भी लिख के दे देता है हिंदी में, मरकरी, ठीक है, तो याद कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप कमेंट करके बताओगे, मैंने आपको इसी के साथ जब ये क्वेश्चंस करवाया था तभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये तो धातु है मरकरी, मैंने अधातु के बारे में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि कौन सी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। तो कमेंट करके आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट अधातु का। भाई कमेंट करोगे आपका फायदा होगा, ठीक है। और जिनको नहीं आता आंसर, आप इसका मतलब क्लासेस नहीं देख रहे कंटिन्यू, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको धातु अधातु वाली क्लास देखनी है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, या तो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है या एक्सपेक्टेड है कि इस बार आ सकता है,
वो क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा संख्या में मैं क्वेश्चंस नहीं करवाता, झूठा दिखावा नहीं करता कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं कम मेहनत करता हूं, लेकिन वो मेहनती क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके लिए जो टॉपिक वाइज क्लासेस करवाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो छुट्टी हो, इसको देख के मत करना, मैंने पहले बताया था जो नए स्टूडेंट है, ये तो बस वैसा ही रिवीजन है कि भाई इतने दिन रेस्ट लिया है तो आंसर करो, थोड़ा सा दिमाग चलने लग जाए कि हाँ ये पढ़ा था। ठीक है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा? बेकिंग सोडे की बात हो रही है यहां पर, तो बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बेकिंग सोडे का आपको बताना है, बताइए बेकिंग सोडा, केमिकल नाम आपको बताना है बेकिंग सोडे का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अमल नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है भाई? लाल। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा? लाल कर देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने आपको एक पढ़ाया था, आप सभी को पता होगा क्वेश्चंस। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस आपको बताना है, कोशिका का पावर हाउस, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार भाग कौन सा हो जाएगा? तो किससे होता है प्रकाश संश्लेषण? पत्तियों से होता है, तो क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? पत्तियों से होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में खो देते हैं, मतलब कि उनसे निकल जाता है, ये आपको बताना है। इस वाले क्वेश्चंस में क्या था? देखो थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रकाश संश्लेषण है वो किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। अब इसका आप बताओ कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में खोते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाएगा, देखो इसमें भी वाष्प है और इसमें भी वाष्प है, तो क्या कहा जाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। याद कर लो ऐसे ही कि वाष्प के रूप में खो रहा है तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता ही है। ठीक है जी, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखो ना सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन पाया जाता है, ना हमारे शरीर में ये विटामिन पाया जाता है। और तो बहुत सारे विटामिन हम खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, उनसे हमें मिलता रहता है, लेकिन ये विटामिन है वो सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को टच करता है तब ये विटामिन बनता है। और ये कौन सा है? तो ये विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश है वो हमारे शरीर को टच करता है, और ये जो सुबह का जो टाइम होता है ना, उस समय सबसे अच्छा विटामिन डी मिल रहा होता है। बाद में तो त्वचा को जलाने वाली धूप मिलती है। ठीक है, तो सुबह 9 बजे से पहले पहले ले लिया करो धूप। ठीक है, और सर्दियों में तो 10 भी बजा देना, कोई बात नहीं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। तो वो फीमर है, और ये कहां पर पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। तो जो जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी अगर हमसे पूछे तो स्टेपिस नाम की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है, और वो कहां पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कान की हड्डी सबसे छोटी, जांग की हड्डी सबसे बड़ी, फीमर और स्टेपिस। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सभी को पता है लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? तो ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के का काम करती है, प्रतिरक्षा करती है। रोगों से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 छूट गया, कोई बात नहीं, आगे लगा हुआ है वो आपको आगे मिल जाएगा।
तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताओ। कितनी बार ये क्वेश्चंस मैंने करवाया है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी बताइए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपकी जो कोशिका है, सेल है, वो जीवन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये तो पता ही होगा आप सभी को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आया हुआ। HSSC ने बहुत बार पूछा है भाई इस क्वेश्चन को। तो आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको क्या कहा जाता है भाई? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है जो अपना छूटा हुआ है, तो इससे भाग मत जाना। नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब आप बताओ भाई। ठीक है, जो नर और मादा के युग्मक का जो संलयन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। ठीक है, बताइए भाई क्या कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है भाई आपका निषेचन। कि नर और मादा के बीच में जो संलयन होता है उससे क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन से ही आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं कि मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जो खालिस्तान के काटने से फैलता है। कितनी बार करवाया है मैंने, बताओ कितनी बार करवाया? बहुत बार ये क्वेश्चंस करवाया है ना। तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर मुझे बताना है। चलो बता देता हूं भाई। ठीक है, तभी आप कमेंट करके बताओगे कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा है। हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। मादा, नर नहीं, मादा। ठीक है, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। इसमें देखो नर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। नर नहीं, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया नामक रोग होता है। तो कमेंट करके बताना कि 30 क्वेश्चंस में से, चलो इसको 30 लिख लेते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए, और आपको कौन से में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप बता देना। फिर मैं उसी हिसाब से कि आपको बायो के टॉपिक्स अभी पहले पढ़ने हैं या केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ने हैं या आपको जो फिजिक्स है आपकी उसके टॉपिक्स सबसे पहले पढ़ने हैं, तो ये भी कमेंट करके हर एक स्टूडेंट बता देना। ठीक है जी। और जो डेंगू भी पूछा जाता है बहुत बार, तो एंडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। एंडीज, ठीक है, एंडीज नामक मच्छर के काटने से क्या होता है? आपका डेंगू होता है। ये भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है, तो आज वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर कमेंट करना, और कौन से आपको सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको बायोलॉजी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक भी आप लिख सकते हो और इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। और अभी आपके लिए जो डेली है ना, ये अभी 10 बजे वाली हमने कंटिन्यू कर दी है, क्योंकि अभी आपका मैथ है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही हो चुका है। 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी समय वो करवाऊंगा मैं। 2 चैप्टर कौन से हैं? मेंसुरेशन है बस, उसमें भी 2D और 3D। उसके अलावा मैंने पूरा मैथ आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो इसलिए 10 बजे ये क्लास आपको डेली देखने के लिए मिलेगी। डेली 10 बजे आएगी क्लास। ठीक है, हाँ, मैं मैथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो मैंने पढ़ा दिया। उसके अलावा जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो डेली एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और जिससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन भी आप सीख पाओगे। एक साथ नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको सीखना बहुत जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हो वो मैं आपको समझा दूंगा। उसकी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने आपको बोल दिया कि HSSC में आपके सिलेक्शन के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं आपके लिए करने वाला। अभी है ना, एक्टिव हो जाओ सारे एक साथ, आप पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा दिवाली को एंजॉय आपने कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।